मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू होने जा रही है और इस नई जंग का मरकज़ और सेंटर होगा यमन। पिछले 4 सालों से यमन की खाना जंगी रुकी हुई है, यमन में सिविल वार नहीं हो रही है, लेकिन ईरान के एक इक़दाम ने दोबारा से खाना जंगी का आगाज़ कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है, ये जंग अब पूरे मशरिक़ वस्ता में फैलने वाली है और एक नई इलाक़ाई जंग शुरू होने जा रही है। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई का एजेंडा और मंसूबा भी था। कई मरतबा उन्होंने कहा भी था कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया में एक नई इलाक़ाई जंग की शुरुआत होगी। दो ही तरह की जंग अब तक दुनिया में सबसे बड़ी जंग कहलाती है, एक आलमी जंग और अब तक सिर्फ 2 वर्ल्ड वार हुई है जिसमें दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक शरीक रहे हैं। या दूसरी जंग वो होती है जो इलाक़ाई जंग होती है कि जंग पूरे दुनिया में नहीं फैलती है, लेकिन इलाक़ा के कई ममालिक, ख़ित्ते के कई ममालिक उस जंग में शरीक रहते हैं। कुछ जंगें वो होती है जो सिर्फ 2 देशों के बीच में होती है, एक ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर रखा है। अब आयतुल्लाह अली ख़ामनई का मंसूबा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ मशरिक़ वस्ता में और अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर हमला किया तो ईरान इस जंग को अमेरिका और इज़राइल तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि एक इलाक़ाई जंग की शुरुआत की जाएगी और पूरा मशरिक़ वस्ता जंग की आग में रहेगा, जंग की चपेट में रहेगा। और अब ईरान उसी तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यमन में ईरान की एक एयरलाइन का पहुँचना। यमन पिछले 10 सालों से खाना जंगी का शिकार था। साल 2011 में वहाँ हौसियों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तख्ता पलट दिया गया, वहाँ के सदर को हटा दिया गया। उसके बाद फिर 2014 में मुकम्मल तौर पर हौसियों ने सना के इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया और यमन 2-3 इलाक़ों में तकसीम हो गया। साउथ यमन, नॉर्थ यमन, यमन का सेंट्रल इलाका और सऊदी अरब ने, दूसरे अरब देशों ने हौसियों के साथ जंग की शुरुआत भी की। तकरीबन 7-8 सालों तक लड़ाई चलती रही। उसके बाद 2022 में सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान एक माहदा हो गया और यमन में खाना जंगी रुक गई। अब यमन का नक्शा इस वक्त आप देखेंगे तो यमन में कोई भी एक मुश्तरका हुकूमत नहीं है, बल्कि यमन में अलग अलग हुकूमत है। नॉर्थ यमन में अलग ग्रुप की हुकूमत है, साउथ यमन में अलग ग्रुप की हुकूमत है। अब जो नॉर्थ यमन है उसका सेंटर सना कहलाता है, सना राजधानी है और यहाँ ज़ैदियों की या कह लीजिए हौसियों की हुकूमत है जो शिया ज़ैदी है। उसके अलावा जो साउथ यमन का इलाका है जहाँ की राजधानी अदन है, वहाँ प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की हुकूमत है। उसके अलावा दूसरे इलाके जहाँ दूसरे ग्रुप्स की भी हुकूमत है। अब यमन आपसी खाना जंगी का शिकार है। यमन की आबादी आप देखेंगे तो यमन में 65% सुन्नियों की आबादी है और 35% शियों की आबादी है। यमन का जो साउथ इलाका है वहाँ सुन्नी की मेजॉरिटी है और नॉर्थ यमन में शियों की मेजॉरिटी है। यमन में जो शिया रहते हैं उनको ज़ैदी शिया कहा जाता है। ईरान में जो शिया हैं वो इस्ना अशरिया फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों में फ़र्क है। यमन के जो शिया हैं वो सुन्नियों के साथ रहते आए हैं और कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। साल 2014 के बाद जब हौसियों ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया तब यमन में शिया और सुन्नी के दरमियान लड़ाई सामने आई। उससे पहले यमन में शिया और सुन्नियों के दरमियान लड़ाई नहीं थी। अब मामला यह है कि हौसियों को ईरान का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट है। ईरान उन्हें माली मदद देता है, फ़ौजी मदद देता है, टेक्नोलॉजी देता है। हर तरह से ईरान यमन के हौसियों को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ यमन के अदन में जो हुकूमत प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की जिसके सरबराह हैं इरशाद अल अलीमी, उनको दुनिया भर में एक मुत्तहिदा हुकूमत के तौर पर माना जाता है, हुकूमत का सरबराह उनको माना जाता है और सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट है। हौसियों की हुकूमत को आलमी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता है। कई देशों ने हौसियों को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में भी रखा हुआ है। अब सऊदी अरब को ये लगता है कि ईरान हौसियों के ज़रिए हमारे मुल्क तक पहुंचना चाहता है, हमारे मुल्क में ईरान फितना और फसाद फैलाना चाहता है, इसलिए
ایران کو یمن میں مضبوط ہونے سے روکنا ضروری ہے، ایران کو یمن میں قدم جمانے سے روکنا ضروری ہے، لیکن سعودی عرب ایران کو اس سے نہیں روک پایا اور 2022 میں سعودی عرب کو حوثیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا۔ اس کے بعد چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی صلح سمجھوتا کرایا، دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ اب سعودی عرب کا ایجنڈا یہ ہے، یا سعودی عرب کا عزم یہ ہے کہ یمن میں جو سرکاری طور پر منتخب شدہ گروپ ہے ان کی ہی حکومت ہونی چاہیے اور حوثیوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ حوثیوں کا جو علاقہ ہے پچھلے 10 سالوں سے وہاں کسی جہاز نے بھی لینڈنگ نہیں کی، کوئی سعودی عرب کی مرضی کے بغیر یا وہاں کی جو حکومت ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس علاقے میں کسی جہاز نے لینڈ نہیں کیا۔ یہ جو پورا ایئر اسپیس تھا اس علاقے کا، اس پر سعودی عرب کا کنٹرول رہا۔ یمن تک یعنی حوثیوں تک جو سامان پہنچتا تھا وہ سی روٹ کے ذریعے اور سمندر کے راستے کے ذریعے ایران نے ہتھیار بھیجا، میزائل بھیجا، ٹیکنالوجی بھیجی، ہر طرح کا سپورٹ حوثیوں کو بھیجا اور حوثیوں نے اس کے ذریعے لگاتار سعودی عرب کے ساتھ جنگ بھی کی۔ اب ان دنوں معاملہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے عربین سی میں ناکہ بندی کر رکھی ہے، ریڈ سی اور گلف آف عڈن میں بھی امریکی نیوی موجود ہے، تو اب ایران اپنے دیش سے کسی بھی دیش کو کوئی سامان نہیں بھیج سکتا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یمن تک بھی ایران کوئی سامان نہیں پہنچا رہا تھا، تو اب ایئر لائنز کے ذریعے ایران نے حوثیوں کو مدد بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اور کل ایران کی ایئر لائنز یعنی مہان ایئر نے یمن میں لینڈ کیا ہے۔ مہان ایئر لائنز کو لینڈ کرنا تھا سنا میں، لیکن جیسے ہی سعودی عرب کو پتہ چلا کہ سنا میں ایران کی ایئر لائنز لینڈ کرنے والی ہے اور ایران مسافروں کے نام پر یا پیسنجر فلائٹ کے نام پر جنگی ساز و سامان پہنچا رہا ہے حوثیوں کو، سعودی عرب نے سنا پر حملہ کر دیا۔ اور جب سنا ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد الحدید ایئرپورٹ پر مہان ایئر نے لینڈنگ کی اور وہاں تمام لوگ اترے، استقبال کیا گیا، آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اب حوثیوں کا یہ کہنا ہے یا ایران کی طرف سے وضاحت یہ سامنے آئی کہ حوثیوں کا ایک گروپ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے گیا تھا اور نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد اسی گروپ نے پیسنجر فلائٹ کے ذریعے یمن واپسی کی ہے۔ ایران کی ایئر لائنز انہیں واپس لے کر کے آئی ہے۔ اس جہاز کے ذریعے جنگی ساز و سامان نہیں بھیجا گیا ہے، IRGC کی آرمی وہاں نہیں گئی ہے، کسی طرح کا کوئی چپس نہیں بھیجا گیا ہے اور جنگ کو بھڑکانے سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو یمن کی متحدہ حکومت ہے اس کا یہ دعویٰ ہے، اس کا الزام ہے کہ جب امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اور سی روٹ کے ذریعے ایران جب حوثیوں تک کوئی سامان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے تو اس نے جہاز کے ذریعے IRGC کے جوانوں کو بھیجا ہے، چپس بھیجا ہے، ٹیکنالوجی بھیجی ہے تاکہ حوثی دوبارہ سعودی عرب پر حملہ کر سکے اور یمن کی حکومت کے پاس جو علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے وہ کنٹرول بھی حوثی حاصل کر لے۔ یہ یمن کی محمد ارشاد العلیمی کی حکومت کا دعویٰ ہے۔ ادھر حوثیوں نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے اور سعودی عرب کو دھمکی دی ہے۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ اگر سعودی عرب نے یمن پر حملہ کیا، ہمارے علاقے کو نشانہ بنایا، تو ہم سعودی عرب کے مختلف علاقوں پر حملہ کریں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے۔